जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। क्वेश्चन हमारे सामने, किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में अपना व्यापार स्थापित किया। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को करने के बाद कई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। वन लाइनिंग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो वो वहां पे वन लाइनिंग क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप जीएस मतलब आप मेंस देते हैं तो जीएस पेपर फर्स्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारत में ब्रिटिश व्यापार के आरंभिक यानी प्रारंभिक चरणों का वर्णन कीजिए। अगर आपने ऑप्शनल हिस्ट्री ले रखा है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार विस्तार की रणनीतियों का मूल्यांकन कीजिए। एक निबंध विषय के रूप में भी भारत में ब्रिटिश व्यापार का आगमन और उसका प्रभाव बताइए। तो ठीक है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में वस्त्र एवं अन्य उद्योगों का उत्पादन बढ़ गया। अब पिछले हम कई वीडियोस में देख रहे हैं, औद्योगिक क्रांति के चैप्टर भी हमने पढ़ा था। देखिए दोस्तों, वेबसाइट है www.uniqueupcchstudy.com। वहां पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे जहां पे मैंने एनसीईआरटी की बुक्स कराई हैं। ठीक है, जो कि मैंने औद्योगिक क्रांति बहुत अच्छे से चैप्टर को रीड कराया है, तो आपको आंसर राइटिंग के लिंक्स भी वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो औद्योगिक क्रांति के अभी हमने आंसर राइटिंग के कई क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो देखिए 17वीं 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में वस्त्र एवं अन्य उद्योगों का उत्पादन बढ़ गया। देखिए, उत्पादन बढ़ गया तो क्या हुआ, नए बाजार की आवश्यकता महसूस हुई, कच्चे माल की तलाश शुरू हुई। इसी प्रवृत्ति ने ब्रिटिश व्यापारियों ने पूर्वी एशिया विशेषकर भारत में व्यापारिक विस्तार का निर्णय लिया। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन में इतना मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मेन पार्ट में हम देखिए क्या लिखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में हम लिख देंगे कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी व्यापार के लिए अंग्रेजी व्यापारियों को आधिकारिक अधिकार दिए। ठीक है, इसी शाही फरमान चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसे भारत सहित एशिया में व्यापार का एकाधिकार मिल गया। ठीक है, कंपनी के पास कंपनी का प्रबंधन करने के लिए गवर्नर इन काउंसिल आदि संस्थागत व्यवस्था भी थी। इसी प्रकार एक वैध व्यापारिक इकाई का स्वरूप निर्मित हुआ। ठीक है, अब देखेंगे किस प्रकार इन्होंने व्यापार को स्थापित किया। देखिए, कंपनी ने भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर अपने कारखाने स्थापित किए। तो हम पहला पॉइंट क्या डालेंगे, व्यापारिक ठिकानों की स्थापना इन लोगों ने की। ठीक है, तो जैसे कंपनी ने भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर अपने कारखाने स्थापित कर दिए थे। सबसे पहले सूरत में व्यापार आरंभ हुआ। 1612 में 1612 ईस्वी में कप्तान वेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने स्वाली सूरत के पास पुर्तगालियों को हराकर सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। देखिए, वन लाइन क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, यहाँ से अच्छे से सुनेंगे। देखिए, ठीक है, तो सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1640 में दक्षिण भारत के मैदानी तट पर चेन्नई यानी सेंट जॉर्ज किले सहित व्यापार केंद्र बनाया गया। सेंट जॉर्ज किले को क्या किया, व्यापार का केंद्र बनाया गया। 1600 यानी 1687 और 1690 में बंगाल में कंपनी के प्रतिनिधि जॉर्ज चर्नॉट ने कलकत्ता नगर की नींव रखी। इन तीनों बंदरगाहों सूरत, मद्रास, कलकत्ता पर व्यापारिक चौकियां एवं किले बनाकर अंग्रेजों ने अपने ठिकानों को सुरक्षित किया। ठीक है, तो इतना हम लिख देंगे कि इन्होंने क्या किया, व्यापारिक ठिकानों की स्थापना की। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, व्यापारिक ठिकानों की स्थापना की। ठीक है, जॉर्ज चरनाथ जी हैं। देखिए, 1690 में बंगाल के 3 गांव सुतानिटी, गोविंदपुर, कलिकाता को मिलाकर एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो ये पिक है उनकी। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे, भारतीय शासकों से इन्होंने क्या किया, संधियां की और फरमान प्राप्त किए। ठीक है, फरमान कैसे प्राप्त किए, टैक्स से छूट मिल गई, उस तरह से संधियां की उन्होंने। व्यापार स्थापित करने के लिए पहले उन्होंने क्या किया कि ठिकानों की स्थापना की, उसके बाद उन्होंने संधियां की, जो यहाँ के राजा थे उनसे फरमान प्राप्त किए। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए मुगल और क्षेत्रीय शासकों के साथ क्या किया, समझौता किया। जहांगीर के दरबार में 1615 से 18 में विशेष व्यापार समझौता हुआ, जब सर थॉमस रो ने कंपनी के लिए फरमान हासिल किया। सेकंड देखिए, इसी प्रकार 1691 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने कंपनी को सीमा शुल्क से मुक्ति देने के लिए फरमान जारी किया, तो टैक्स से छूट दे दी इनको, जिसे बाद में सम्राट फर्रुखसिया ने भी पुष्ट किया। इन संधि और फरमानों से क्या हुआ, अंग्रेजों को विस्तृत व्यापारिक सुविधा और दीवार शुल्क
शुल्क में रियायत मिली। दीवार शुल्क में रियायत यानी वे बिना टैक्स दिए माल अंदर ला सकते थे। ठीक है, तो सेकंड हम पॉइंट में क्या मेंशन कर देंगे, भारतीय शासकों से संधि और फरमान प्राप्त करना। गॉट इट। ठीक है, अब हम देखिए थर्ड पॉइंट क्या मेंशन करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों ने किस तरह से व्यापार स्थापित किया। ठीक है, तो स्थानीय संघर्षों में हस्तक्षेप और सत्ता प्राप्त करना। थर्ड पॉइंट मेंशन क्या कर देंगे, स्थानीय संघर्षों में हस्तक्षेप और सत्ता प्राप्त करना। समय के साथ कंपनी ने अपने सैन्य बल और राजनीतिक दाव पेच का उपयोग स्थानीय संघर्षों में बढ़ने में किया। मुगल साम्राज्य के क्षय से उत्पन्न राजनीतिक अव्यवस्था का अंग्रेजों ने लाभ उठाया। मतलब वही फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी इन लोगों ने। ठीक है जी। 1701 के दौरान फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कई युद्धों में जीत प्राप्त कर उन्होंने दक्षिण और पूर्वी भारत में प्रभुत्व मजबूत किया। इस तरह स्थानीय शक्तियों के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने अधिकार का विस्तार किया। ठीक है, इस लाइन को दोबारा पढ़ लेते हैं। 1701-61 के दौरान फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कई युद्धों में जीत प्राप्त की इन लोगों ने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दक्षिण और पूर्वी भारत में प्रभुत्व को क्या किया, मजबूत किया। तो फ्रांसीसियों को हराया था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध में जीत प्राप्त की थी। इस तरह स्थानीय शक्तियों के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर जो स्थानीय जो राजाओं थे उनके जो बीच जो संघर्ष हो रहे थे उनका लाभ किसने, अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने अधिकार का विस्तार किया। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट याद रहेगा, स्थानीय संघर्षों में क्या किया, हस्तक्षेप किया। उसके बाद वही फूट डालो राज करो है ना, सत्ता प्राप्त करना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम क्या मेंशन कर देंगे, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वैसे मैंने यहाँ पे, तो एग्जाम्पल भी इस तरह से लिख सकते हैं आप, जैसे कि थॉमस रो का दौरा जो था 1615 से 18 में जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विशेष व्यापारिक अधिकार सुनिश्चित किए, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इन फरमानों से कंपनी को भारत में सिरमौरता मिली, मतलब सर्वोच्चता मिली। ठीक है, सूरत में 1612 में कप्तान बेस्ट ने स्वाली की लड़ाई, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, सूरत के पास में पुर्तगालियों को हराया था स्वाली की लड़ाई में। ठीक है, हराकर सूरत में अपना पहला व्यापारिक कोटा स्थापित किया था। इस जीत ने अंग्रेजों को खाड़ी व्यापार में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, थर्ड पॉइंट में देखिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, मद्रास 1639-40 में विजयनगर साम्राज्य से भूमि खरीदकर चेन्नई में सेंट जॉर्ज किला बनाकर मद्रास का व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय बना। ठीक है, कलकत्ता 1687-90 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खां की अनुमति से कंपनी के जॉब चार्नक ने कलकत्ता नगर स्थापित किया। ठीक है, कलकत्ता जल्द ही कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हम एग्जाम्पल में हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, प्रारंभ में एक व्यापारिक संस्था के रूप में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाभप्रद बाजार खोलने की रणनीति धीरे धीरे राजनीतिक प्रभुता में परिवर्तित हो गई। ठीक है, 1757 है ना, 1757 के प्लासी युद्ध के बाद कंपनी ने बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे उसका रूप व्यापारिक निकाय से भारत का शासन करने वाली शक्ति में बदल गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने व्यापारिक उपस्थिति क्रमशः भारतीय जमीन पर शासन की नींव बन गई और दक्षिण एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य का आधार तैयार हुआ। ठीक है, तो निष्कर्ष में आप कुछ और आपको मन में पॉइंट आते हैं वो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।